तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानियां लॉकडाउन में घटी थी, जिस वक्त पूरी रोड, कॉलोनियां, हर जगह बिल्कुल सुनसान हो गया था। दोस्तों, ज्यादा कुछ ना बताते हुए आपको सीधा कहानी पर ले चलता हूं, लेकिन बस इतना सुनते चले कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र चौधरी है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। वैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, पर काफी सालों से मैं मध्य प्रदेश में पूरी तरह बस चुका हूं। दरअसल मैं एक सीमेंट फैक्ट्री में एज ए मैनेजर के तौर पर काम करता हूं। मैं इस फैक्ट्री में पिछले 14 साल से काम कर रहा हूं और तब जाके कहीं पिछले 2 साल से मुझे मैनेजर का काम मिला। वैसे मैं कोई खास पढ़ा लिखा नहीं हूं। शुरू में मैं गांव में ही रहा हूं, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो काम की तलाश में मैं मध्य प्रदेश अपने मामा जी के कहने पर आया और तब से मैं शादी के बाद यही काम करता हूं। और अब तो पैसे भी अच्छे मिलते हैं, परिवार भी एकदम खुश है। इससे ज्यादा जिंदगी में और क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों, मार्च का समय था जब लॉकडाउन के चलते मेरी सीमेंट फैक्ट्री को बंद करने का आदेश आया। हमें लॉकडाउन के हटने का इंतजार कायम रहा। यकीनन उस लॉकडाउन के चक्कर में मेरा काम बंद हो गया, यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल्स भी बंद हो गए और अब हमारी बचत भी खत्म होने को थी। साथ ही कंपनी फिर कब खुलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए हमने अपने गांव जाने का फैसला किया और सोचा कि जब कंपनी खुल जाएगी तो उस वक्त हम यहाँ वापस आ जाएंगे, पर अभी इस समय हमारा गांव जाना ही उचित है। वैसे मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिसकी उम्र 10 साल की है और दूसरी बेटी जो कि 8 साल की है। उन दिनों बस अड्डे पर बहुत भीड़ थी, लोगों की मारामार हो रही थी। यकीनन हमारी तरह ही कई लोगों का काम बंद हो गया था, जिनमें से अधिकतर लोग मजदूर वर्ग के थे। खैर, किसी तरह हम लोग गांव के लिए निकल गए। वैसे मैं पहले भी बीच बीच में खेती बाड़ी के सिलसिलों में कभी कभार गांव आ जाया करता था, पर बाबूजी के देहांत के बाद से मैं कभी गांव वापस लौटा ही नहीं। मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके थे मैं अपने गांव नहीं गया था। मेरे लिए अब गांव जाना बिल्कुल किसी नई जगह पर पहली बार जाने जैसा था। तो ठीक रात को हम गांव के लिए निकल गए थे। सच कहूं तो गांव पहुंचकर हमें एक अलग ही ताजगी महसूस हुई। बिल्कुल शांत वातावरण और ठंडी हवाओं का धीमे से चेहरे को लगना, ये सुकून शायद शहर में कभी नहीं मिल सकता। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब असली खौफ का समय शुरू होने वाला था। मैंने गांव में 1 हफ्ता बिताया और लगभग 1 हफ्ते के बाद एक दिन खेतों में काफी धान काटे गए। पूरा दिन मैं खेतों में उलझा रहा। मेरे साथ मेरा एक आदमी भी खेतों पर था। हम दोनों ने पूरे दिन खेतों में कटाई की और काटकर अच्छे फसल इकट्ठा किए। लगभग शाम के 7 बजे तक हम खेतों में ही उलझे रहे। लेकिन जब घर जाने की बारी आई तो एक नई दिक्कत और हो गई। पूरे दिन खेतों में काम करने में हम इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि हमने किसी ट्रैक्टर या बैलगाड़ी को भी खेतों में नहीं रखा। आखिरकार फसल घर पर भी तो ले जानी थी। दूसरी तरफ मैं पूरा दिन काम करने के बाद काफी ज्यादा थक गया था। आज की रात अब खेतों में सोने का इरादा था, क्योंकि फसल की तादाद काफी लंबी थी और आज रात रखवाली के लिए किसी न किसी को तो रुकना ही था, वरना हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। खेतों के बाहर हमारा एक छोटा सा झोपड़ा है, जो कि अक्सर सभी के पास होता है। पहले भी जब लोग खेत में काम करते थे तो वो खेत के बाहर ही चटाई बिछाकर सो जाते थे, लेकिन अब इस तरह के झोपड़े आपको कई खेतों के पास मिल जाएंगे। खैर, अब मेरा रात को रुकना बहुत जरूरी था। मेरे साथ जो आदमी था, जिसका नाम संधू था, मैंने उससे कहा, संधू, तुम यही ठहर जाओ, मेरा लड़का खाना लेकर आएगा। तुम और मैं खाना खाकर यहीं सो जाएंगे और कल सवेरे ही सीधे फसलों को पहुंचाते हुए घर जाएंगे। मैंने इतना कहा ही था कि इस पर वो बोला, अरे बाबू साहब, आप ये क्या कह रहे हो? रात में अकेले यहाँ रुकना, मरना नहीं है।
मैंने चौंकते हुए पूछा, अरे पगला गया है क्या? पहले तो लोग खेतों में ही सोते थे, अब क्या हो गया? अब यहाँ कोई अकेले नहीं सोता क्या? वैसे दोस्तों, मैंने एक चीज और भी गौर की थी, और वो ये थी कि अब इस गांव में पहले की तरह चहल पहल नहीं थी। सब के सब बड़े डरे डरे से रहते थे, कोई अकेला दिखता भी नहीं था। मैंने इतना कहा ही था कि तभी संधू बोला, बाबू साहब, हम आपको जरूर बताते, लेकिन रात में उसका नाम लेना भी पाप है, वो कभी भी आ जाएगा। इतना कहकर संधू ने कुल्हाड़ी फेंकी और चुपचाप दबे पांव वहां से निकल गया। न जाने संधू को क्या हो गया था, इतनी रात को उसे मजाक सूझ रहा था। मैं उसकी ये बात से कुछ डरा नहीं और ना ही मैंने उस पर ज्यादा ध्यान दिया। थोड़ी देर बाद मेरा लड़का खाना ले आया। मैंने खाना खाया। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसीलिए मैंने जल्दी से चटाई बिछाई और सीधा लेट गया। न जाने कब मेरी आंखें लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। उस वक्त रात के कुछ 1:30 बज रहे थे। मुझे अपने बगल में किसी इंसान की मौजूदगी महसूस हुई। कोई ना कोई तेज तेज सांसें ले रहा था। दोस्तों, मैंने करवट बदल कर देखा तो एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं ये देखने के लिए आगे बढ़ा कि कौन शख्स मेरे बगल में इतनी गहरी नींद ले रहा है। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसका चेहरा साफ साफ देख पाया। मैंने देखा, ये तो संधू सो रहा है। तब जाकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मैंने सोचा कि मेरी तरह ये भी आज बहुत थक गया होगा, इसीलिए यहीं सो गया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी वक्त मुझे एक जोर का झटका लगा। मेरे मन में ख्याल आया कि संधू तो मेरे सामने से अपने घर गया था। यहां तक कि जब वो गया था तो कुछ इस तरह डरा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। आखिरकार फिर अचानक आधी रात को यहां क्या करने आया था? दोस्तों, इतना सोचने के बाद मेरे मन में इतना डर बैठ चुका था कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस वक्त मेरे अंदर बहुत ज्यादा खौफ था। मुझे पूरा यकीन था कि ये जो शख्स मेरे बगल में सो रहा है वो यकीनन एक प्रेत है, इसीलिए अब वो कभी भी मुझे निपटा सकता है। क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, इसीलिए मैंने भी ऐसे प्रेतों के किस्से सुने हैं। मैं चुपचाप दबे पांव उठा। सच कहूं तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप सिसकता हुआ आगे की तरफ निकलने लगा कि तभी मुझे पीछे से आवाज आई, ए बाबू साहब, फसल की निगरानी कौन करेगा? वो आवाज सुनने के बाद मैं अब कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। मैंने आओ देखा ना था और सीधा भागता हुआ घर की तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन भागते वक्त जो मैंने देखा उस पर किसी के लिए भी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। मैंने देखा कि वही प्रेत अब एक बांस से दूसरे बांस पर किसी बंदर की तरह छलांग लगा रहा था। आधी रात के अंधेरे में मैं उसका चेहरा तो ठीक से नहीं देख पाया। हो सकता है कि शायद वो कोई बंदर ही हो, पर जो भी था वो उस मंजर को बहुत ही डरावना बना रहा था। खैर, जैसे तैसे मैं अपने घर पहुंचा। घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जा घुसा और दरवाजा कसकर बंद कर लिया मैंने। ये बस मैं ही जानता था कि मैं क्या देखकर और सुनकर आ रहा हूं। दोस्तों, वो रात तो मैंने जैसे तैसे काट ली, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा खौफ था उस गांव में रहने का। इसीलिए अब से मैं कभी भी खेतों में काम करता हूं तो अपने साथ 1-2 आदमी लेकर ही जाता हूं। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला अभी यही नहीं थमा था। अगली सुबह जब मैंने संधू को वो सारी बातें बताई तो संधू मेरी तरफ एक टक से घूर रहा था। मैंने संधू से कहा, ऐसे क्या देख रहा है? मैं झूठ नहीं कह रहा। संधू ने कहा, मुझे पता था ऐसा जरूर होगा। वो तो आप ब्राह्मण ठहरे और शायद थोड़े पवित्र ही सही। वैसे गांव वालों का मानना है ये गांव वो पहले जैसा नहीं रहा। गांव में बहुत सी बुरी शक्तियों ने डेरा डाल रखा है। खेतों में तो भूलकर भी अकेले जाने जैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने संधू की पूरी बात सुनी और उसका कुछ डर कम करने की सोची। मैंने उससे कहा, संधू, आज के जमाने में भी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, डर तो सबको लगता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बुरी शक्तियों ने अपना डेरा डाल रखा है। दोस्तों, उसके बाद संधू ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। खैर, संधू एक मजदूर आदमी है, इसीलिए मैंने उससे ज्यादा बहस नहीं की, पर मैंने ये सारी बात
गांव के मुखिया जी को बताए। मेरी सारी बात सुनने के बाद उन्होंने जो मुझे कहा, उसके बाद तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि आज के समय में भी इतना कुछ हो सकता है। उन्होंने बताया कि ये बात बिल्कुल सच है। आज से 5 साल पहले गांव में एक अघोरी आया था। वो बहुत बेईमान था और बेईमान के साथ साथ उतनी ही गंदी सोच का। वो गांव की कई औरतों पर वशीकरण कर देता था। वो नाबालिग युवाओं की बलि भी देता था। वो एक पापी आदमी था। हमारे गांव के कई लोग उसके झांसे में आते चले गए, लेकिन जब धीरे धीरे उसका सच सामने आया तो सभी लोग उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। तो सबने मिलकर उसे मारने का फैसला किया। तो ठीक एक आधी रात में उसी तरह अघोरी किसी काली विद्या में लीन उस दूसरे पोखरे के पास वाले जंगल में था। सब लोग मशाल लेकर वहां पहुंच गए। सबको उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गांव वालों के साथ छल किया था, इसीलिए सबने उसे एक खूंटे से गाड़ दिया। उसकी तपस्या भंग हो गई थी और उस वक्त वो भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया था। और ठीक उसके हाथ में एक कमंडल भी था जो कि नीचे गिरकर बिखर गया। शायद उसमें से ही बुरी शक्तियां अग्रसर होकर गांव को तहस नहस करने पर चुट गई। खैर उस रात उस अघोरी की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। तब जाकर कहीं सबने उसकी लाश को एक बोरी में भरकर न जाने कहीं फेंक दिया। सबको यही लग रहा था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ होना था। इसके कुछ सप्ताह तक सब लोग ठीक रहे, लेकिन गांव में एक अजीब सा रोग तेजी से बढ़ने लगा। लोगों में खून की कमी होने लगी। कुछ लोग तो अचानक अच्छी खासी तबीयत से सीधा बीमार पड़ने लगे। और ठीक जब कुछ मौतें हुई तो गांव के बड़े बुजुर्गों के मुताबिक शायद ये उसी अघोरी का श्राप काम कर रहा था, ऐसा सबका मानना था। इसीलिए गांव वाले मदद के लिए एक बहुत बड़े तपस्वी के पास गए, जो कि दूसरे गांव में भी काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा कि उसकी कही बातों को काटा तो नहीं जा सकता, बाकी तुम्हें जो ठीक लगे। कहते तो यही है। दोस्तों, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार मुखिया जी ऐसी बातें करेंगे। खैर, वो हमसे उम्र में काफी बड़े थे, इसलिए मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और उनकी बात पर ठीक सर हिला के वापस अपने घर आ गया। मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे कि शहर के मुताबिक गांव में अब भी इन चीजों की मान्यता है, क्योंकि शहर की भागदौड़ में इन सब चीजों को एक तरह का अंधविश्वास कहा जाता है। हालांकि ऐसा मानना बिल्कुल ठीक है, लेकिन शहर के मुताबिक गांव में आज भी सभी लोग अपनी परंपराओं को पूरी तरह से उजागर करते हैं। बाकी सच क्या है वो तो ऊपर वाला ही जाने। खैर, कलेजा तो हमारे अंदर भी है, इसीलिए डर लगना तो लाजमी था। मैंने 2-3 महीने गांव में काम किया और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद से मेरे साथ वो घटना दोबारा नहीं हुई। और ठीक दूसरी तरफ जून आते आते कंपनी को भी कुछ गाइडलाइंस पर खोलने की अनुमति दी गई। मुझे इससे बेहद खुशी हुई। हम लोग अब मध्य प्रदेश वापस आ चुके हैं। हम काफी खुश भी हैं और खुशकिस्मत भी। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि उस रात में किस्मत से बचा, क्योंकि वो सच में संधू नहीं था। कहीं ना कहीं अगर मैं उसे संधू समझ बैठता और चुपचाप सो जाता, तब शायद मेरा भी हश्र बहुत बुरा होता। तो दोस्तों, ये थी रविंद्र जी की कहानी। आखिरकार इस लॉकडाउन ने आर्थिक तंगी तो की ही की, पर दूसरी तरफ इन आत्माओं का खौफ लगातार जारी है। खैर, चलते हैं हमारी लॉकडाउन की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम श्यामजीत मिश्रा है। मैं यूपी से हूँ, पर काफी समय से मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरी उम्र करीब 40 साल है और मेरे मुंबई में 2 कोचिंग क्लासेस है। मेरी जिंदगी बिल्कुल मस्त चल रही थी। मेरे 2 बच्चे भी हैं। इसके अलावा मेरे परिवार के साथ ही मेरे छोटे भाई की फैमिली भी रहती है। ये वाकया हमारे साथ पिछले साल घटा था। उस समय फरवरी आखिर चल रहा था और हम लोग भी काम से अब थोड़ा फ्री हो रहे थे। ठीक इसी तरह एक रात सब लोग डिनर कर रहे थे और बातों ही बातों में मेरे बेटे ने कहा कि इस साल पिकनिक में उसे बहुत मजा आया जब वो स्कूल की तरफ से गया था। वहां पर कई स्विमिंग पूल्स थे, अच्छा खाना और काफी राइड्स थी। इस पर मेरे छोटे भाई ने कहा, भैया अगर बच्चों का इतना मन है
तो हम भी तो कभी कभार ही बाहर जाते हैं। अब क्लासेस भी अगले 2 महीने के लिए बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं। इसीलिए हमें भी किसी पहाड़ी इलाकों में या किसी अच्छी सी सुंदर जगह पर घूमने जाना चाहिए। मैंने भी खाना खाते खाते कहा, बात तो सही है, पर हम मार्च के एंड तक वापस लौट आएंगे। मेरे इतना कहते ही सबके अंदर खुशी का ठिकाना ना था। उन्होंने तो पैकिंग वगैरह शुरू कर दी और घूम फिरकर एक ही नाम दोबारा जुबान पर आया, शिमला। शिमला यूं ही अपने प्राकृतिक वातावरण से प्रसिद्ध है और दृश्य भी कितना सुंदर लगता है। सबको वहां ही सुकून मिलेगा। बस फिर क्या था, हम सब निकल गए शिमला। वहां पहुंचकर हमने रिजॉर्ट बुक किया और हर दिन किसी न किसी जगह घूमने जाते। लेकिन उस रिजॉर्ट में 1 हफ्ता ठहरने के बाद हमें वापस भी लौटना था। हम वैसे ही मार्च के आधे महीने के बीचों बीच गए थे। हमारा 1 हफ्ता कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला। पर अगर आपको सच कहूं तो अगले आने वाले दिन कैसे बीतने वाले थे इसका हमें अंदाजा नहीं था। एक्चुअली हमें वो रिजॉर्ट पसंद ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने किस शताब्दी में बनाया गया हो। हमें तो बस वहां के माहौल का मजा आ रहा था। रिजॉर्ट में तो हम बस सीधा रात को ही लौटते थे, वो भी सिर्फ सोने के लिए। हम हर सुबह एक बार निकलते, तो किसी दिन ट्रैकिंग तो किसी दिन बोट राइडिंग करते। हम अपना शौक पूरा करने में इतना मग्न हो गए थे कि हमने एक बार भी रिजॉर्ट को ठीक तरह से देखा ही नहीं। अब हमारे वापस जाने के केवल 2 दिन बचे थे। ठीक एक शाम की बात है, मेरा बेटा रिजॉर्ट की दूसरी तरफ खेल रहा था। हम लोग अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि तभी वो चिल्लाता हुआ कमरे में घुसा। उसकी शक्ल पे डर साफ साफ दिख रहा था। उसके पसीने भी छूट रहे थे। वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हमने देखा उसके गले पर एक निशान था जो कि देखने पर ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। यकीनन हम लोग काफी चिंता में आ गए। हम सभी ने उसे कमरे में बैठाया और वो भी चुपचाप एक कोने में बैठ गया। हमने सोचा कि अभी उससे बात करना ठीक नहीं है, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा और फिर खुद बता देगा। लेकिन सिलसिला तो अभी शुरू ही हुआ था। रात को वो और मेरे छोटे भाई के बच्चे एक ही कमरे में सोए थे। अचानक से मेरे बेटे की चिल्लाने की आवाज हमारे कानों पर पड़ी। वो आवाज सुनते ही हम सब भागते हुए मेरे बेटे के कमरे में गए। वो बहुत डरा सहमा बैठा था और बराबर उसके सामने की दीवार को बस घूरे जा रहा था। वो इस तरह उस दीवार को घूर रहा था जैसे उसे कोई डांट रहा हो। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट वहां पर जो भी बाकी बच्चे थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, क्योंकि अगर वहां कुछ अजीब घटता तो सबके चेहरे पर डर होता। खैर, उस रात हमने अपने बेटे को अपने साथ सुला लिया, ये सोचकर कि शायद शाम को हुए हादसे का डर अब तक इसके जहन से निकला नहीं। आखिरकार बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं। फिलहाल जैसे तैसे रात कटी और अगले ही दिन लॉकडाउन हो गया। यानी कुछ 14 दिनों के लिए सब कुछ बंद। यातायात के साधन से लेकर बाहर निकलना तक बंद। 2 दिन बाद हमें वापस जाना था। अगले 14 दिन तक कहीं भी जा पाना बहुत मुश्किल था। यह हमारे लिए एक बुरी खबर साबित हुई, क्योंकि उस रिजॉर्ट में हमारा रुकने का कोई खास मकसद नहीं था। ऊपर से वो रिजॉर्ट भी बेहद पुराना और खराब हालत में भी था। लेकिन अब क्या था, हमें अपना बंदोबस्त तो करना ही था। मैंने अपने एक आदमी से बात करी, पर उसका भी यही कहना था कि इस वक्त मुंबई का सफर नहीं किया जा सकता। हाँ, लॉकडाउन हटने के बाद एटलीस्ट किसी पास या मेडिकल सर्टिफिकेट के बदौलत प्राइवेट गाड़ी से जाया जा सकता है। हमारी आखिरी उम्मीद भी असफल हो चुकी थी और ठीक 2 दिन बाद ही अब वही वाकया फिर वापस से घटा। लेकिन इस बार वो मेरे छोटे भाई का लड़का था। वो दौड़ता हुआ हमारे पास आया। उसकी हालत भी कुछ मेरे बेटे जैसी ही थी। वो भी डर से बुरी तरह कांप रहा था। वो किसी तरफ इशारा कर रहा था, पर उस समय हम में से किसी का भी ध्यान उसके इशारे पर नहीं गया। वो बेचारा अभी मासूम था, लेकिन ये दूसरी बार था। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। इसीलिए हमने सख्ती से नियम बना दिए कि बिना इजाजत और किसी बड़े के कोई भी बच्चा अकेले कमरे से बाहर नहीं जाएगा। धीरे धीरे एक आधा दिन बीता, लेकिन तब से मुझे मेरे बेटे में कुछ बदलाव दिखने लगा। वो थोड़ा अजीब अजीब सा रहने लगा था। कभी कभी तो वो एकदम बदली हुई आवाज में बात करता। वो दीवार को एक टक से घूरे जाता। इन सब के अलावा
उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी चीज बदली थी। वो अब लाइट वाले रूम में नहीं सोता था। वो कहता था कि जब तक रूम में बिल्कुल अंधेरा ना हो जाए तब तक वो सोएगा नहीं। ये काफी बड़ा चेंज देखा मैंने उसमें, क्योंकि बिना लाइट के वो कभी सोता ही नहीं था। लेकिन अंधेरा करने के बाद भी वो ठीक से कहाँ सोता था, नींद में ही किसी से बड़बड़ाता रहता था। ये सब कुछ काफी अजीब था। हमने शुरू में इसे इसकी बचकानी हरकतों को समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर कहीं ना कहीं अब यही सेम हरकत मेरे छोटे भाई के लड़के में भी दिख रही थी। वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही बर्ताव कर रहा था। सच कहूं अब तो हद ही हो गई थी। अभी भी एक हफ्ता और था। हम कुछ सोचते कि इससे पहले ही एक दिन ये हरकत अब मेरे छोटे भाई में दिख रही थी। वो भी चुपचाप अकेला सा रहने लगा। उसके अंदर भी बिल्कुल मेरे बच्चों जैसी ही हरकतें दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरा भाई तो बच्चा नहीं था। हम उसकी हरकतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। मामला गंभीर हो रहा था और ये कोई मजाक तो था नहीं। मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी मेरी वाइफ ने कहा कि यहाँ कुछ तो अजीब है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने भी उसकी बातों में समर्थता दिखाई और वहां से निकलने का मन बनाया, पर कहीं ना कहीं अब कुछ दिन ही तो बचे थे, इसीलिए इंतजार करना ही सही लगा। लेकिन अब जो जो दिन बढ़ रहा था, इन तीनों की हरकतें भी उतनी ही भयंकर होती जा रही थी। अचानक आधी रात को मेरा भाई कमरे से बाहर निकल जाता और पूरे रिजॉर्ट की लाइट बंद कर देता। हमने रिजॉर्ट के कर्मचारी से भी पूछा, पर वो कुछ बोलता ही नहीं था। वो बस इतना ही कहता कि अंधेरे में मत रहिएगा और आग से जरा दूर रहिएगा। सच कहूं तो उसकी बातें बड़ी अजीब होती थी। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आती, पर हम उससे कुछ कहते, हमारे खुद के हालात नहीं सुधर रहे थे। एक दिन ठीक मेरे छोटे भाई की वाइफ, जो कि अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, उसे ये पूरा शक था कि हो ना हो इन तीनों पर किसी का साया है। हम लोग एजुकेटेड थे तो इन सब बातों पर हम बहुत कम विश्वास रखते थे। लेकिन एक रात तसल्ली के लिए मेरे छोटे भाई की वाइफ ने काली मिर्च से उन तीनों की आरती जैसी उतारी, और जैसे ही उसने मिर्च को आग की झोंक में फेंका तो वैसे ही उन तीनों को एकदम झटका सा लगा। वो तीनों एकदम से अजीब हरकतें करने लगे। मैं तो बस देखता ही रह गया। इसके बाद मेरी वाइफ भी बोलने लगी कि सच में इन तीनों के ऊपर किसी की तो बुरी नजर है। एक तरफ हमारी बातें थी, दूसरी तरफ उन तीनों की हरकत अब बढ़ती जा रही थी। हमने उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन ठीक वो रात हमारे लिए किसी खौफनाक से कम नहीं थी। उस रात बहुत सी अलग अलग चीजें हमारे साथ हुई। वो लोग कभी रोने लगते तो कभी चिल्लाते, कभी कभी तो उनके हंसने की आवाज भी सुनाई देती। सच कहूं तो हमें बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जैसे तैसे वो रात कटी और सूरज की पहली किरण पड़ते ही माहौल एकदम शांत हो गया। हम लोग भागते हुए उनके कमरे में गए, उन तीनों को उठाया और वहां से ले गए। मेरी वाइफ और बाकी लोगों का कहना था कि इन तीनों को कोई दौरा नहीं पड़ा है, इन्हें किसी योगी वगैरह के पास ले जाना ही ठीक है। सच कहूं मुझे तो बिल्कुल यकीन था ही नहीं कि इन सब चीजों से भी फर्क पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात मान ली। लगभग 3 घंटे तक उन्हें एक बंद कमरे में बैठाया गया और ठीक उसी कमरे में कुछ हवन वगैरह किया, और जब वो बाहर आए तो सब कुछ नॉर्मल था। बाहर आते ही बाबा ने कहा इनके शरीर पर बुरी शक्तियों का कब्जा था, ऐसी शक्तियां जिससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, सिर्फ इन्हें कैद किया जा सकता है, जो कि अब मेरे इस कुंडल में कैद है। तुम्हारे बड़े लड़के ने इनसे खिलवाड़ किया, जिससे कि धीरे धीरे वो दूसरे सदस्य तक पहुंच गया। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि जो तुम सही वक्त पर आ गए। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, इसके बाद हमने जरा भी देरी नहीं की और हम सीधा वहां से मुंबई आ गए। मुंबई वापस आने के बाद मेरे बेटे ने हमें सच्चाई बयां करी, जो कि बहुत खौफनाक थी। उसने बोला दरअसल उस शाम को जब वो खेल रहा था, तभी तालाब के उस पार उसे कोई शख्स बुला रहा था और ये भी चुपचाप वहां चला गया। वो बहुत लंबा चौड़ा था, उसके बड़े बड़े बाल थे। वो इसे जंगल के भीतर ले गया। तब उसका चेहरा देखकर मेरा बेटा बहुत डर गया था, क्योंकि उस आदमी का चेहरा आधा जला हुआ था।
साथ ही वो बहुत खतरनाक भी दिख रहा था। वही शख्स अब इसे हर वक्त दिखता और वो इससे कहता कि वो एक एक को मार देगा। वो इसे कुछ भी बोलने से रोकता और शायद कहीं ना कहीं उसने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, इसी तरह मेरे भाई ने भी बताया कि एक रात किसी के कदमों की आहट से वो अचानक उठ गया और बाहर की तरफ गया। उसने देखा कि दोनों बच्चे उस तालाब की तरफ जा रहे थे। ये भी उनका पीछा करने लगा। वहां पहुंचकर उसने बहुत ही अजीब और भयानक मंजर झेला। उसने भी बताया कि कोई शैतान इन दोनों के शरीर पर कोई अजीब विधि कर रहा था और ठीक इसने जब उस पर हमला किया तो अचानक इसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया और इसके बाद इसे कुछ भी होश नहीं रहा। सचमुच ये दिल दहला देने वाली वाकया के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कुछ कह सके। दोस्तों, इन सब के बाद मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपसे अब और क्या कहूं। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि बेशक आप घूमने जरूर जाएं, लेकिन अपने बच्चे और साथियों का बिल्कुल ख्याल रखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। तो दोस्तों, ये थी लॉकडाउन की 2 बेहतरीन कहानियां। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों, आपको बताता चलूं कि 1-2 दिन में सब्सक्राइबर की लॉन्ग स्टोरी भी आने वाली है, तो जल्दी से कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतजार करता हूं। बाकी मिलता हूं आपको, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।